नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री वाले पोर्शन में आपके सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध मेवाड़, रणथंभौर और जालौर। तो ये जो मेवाड़ के जो शासक है, रणथंभौर के जो शासक है और जालौर के शासक है, इन शासकों का दिल्ली सल्तनत के साथ में क्या संबंध रहा है, कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं घटी है, इनको अपन को डिटेल से पढ़ना है और समझना है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चैनल पे पहली बार जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, इस वीडियो की अपन शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं इस दिल्ली सल्तनत को कि दिल्ली सल्तनत क्या है। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत क्या है, 1206 से लेकर के और 1526 ईस्वी तक विभिन्न वंश के शासकों ने शासन किया। इस कालखंड को दिल्ली सल्तनत काल कहते हैं। देखिए, ये जो दिल्ली है ये सत्ता का प्रमुख केंद्र रहा है। तो इस दिल्ली पे विभिन्न वंश के जो शासक है उन्होंने शासन किया है, अपने साम्राज्य का विस्तार किया है 1206 से लेकर के और 1526 ईस्वी के बीच में। और इसी समय को, इसी काल को अपन बोलते हैं दिल्ली सल्तनत काल। अब ये दिल्ली सल्तनत काल क्या है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका एक ही आंसर है कि 1206 से लेकर के और 1526 ईस्वी तक का जो काल है, जिस काल में दिल्ली पर जो शासक हैं उन शासकों ने शासन किया है, उसी काल को अपन बोलते हैं दिल्ली सल्तनत काल। अब इस काल के दौरान ये जो मेवाड़ क्षेत्र है यहाँ के शासक है, रणथंभौर जो है यहाँ के शासक और जालौर जो है यहाँ के शासक, इन शासकों का क्या संबंध रहा है इस दिल्ली के साथ में, ये अपन को पढ़ना है। यही अपना टॉपिक है, यही अपना सिलेबस है। तो देखिए, अपन डिटेल से एक एक बिंदु को समझते हुए इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना है दिल्ली सल्तनत के जो विभिन्न वंश है, जो आपके 1206 से लेकर के और 1526 तक के हैं, इन वंशों को अपन को समझना है, कौन कौन से वंशज है वो। तो देखिए, एक ट्रिक है जो मैंने बनाई है, उस ट्रिक का नाम है कि गुल खिला तू सैयद लोमू, यानी कि सैयद लोमू है, इसको अपन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि गुल खिला तू सैयद लोमू। तो गुल से आपके हो जाएगा गुलाम वंश, खिला से आपके हो जाएगा खिलजी वंश और तू से हो जाएगा आपके तुगलक वंश, और सैयद जो है ये है सैयद वंश, और लो से है आपका लोधी वंश, और मुँह से है आपका मुगल वंश। ये जो मुगल वंश है जो कि 1526 ईस्वी से प्रारंभ होता है, बाबर जो है आता है अपने हिंदुस्तान में, और फिर आने के बाद में यहाँ से मुगल वंश की स्थापना होती है 1526 ईस्वी से। तो ये जो 1526 ईस्वी तक का जो समय है, 1206 से लेकर के और 1526 ईस्वी तक का जो समय है, इस समय में विभिन्न वंश आए हैं और इन वंश के जो शासक है उन शासकों ने बार बार आक्रमण किया है अपने राजस्थान में, हिंदुस्तान में, और इन्हीं को अपन को पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस में 3 ही टॉपिक हैं जिनका नाम है मेवाड़, रणथंभौर और जालौर। तो मेवाड़ का, रणथंभौर का और जालौर का क्या संबंध रहा है इन शासकों के साथ में, ये दिल्ली सल्तनत काल कहलाता है आपका, 1206 से लेकर के और 1526 ईस्वी तक का। तो इस ट्रिक से आप ये ध्यान में रख सकते हो कि गुल खिला तू सैयद लोमू। अब अपन पढ़ते हैं मेवाड़ राजवंश को। देखिए, मेवाड़ जो है, इस मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या है, मेदपाट है, प्रागवाट है, सीवी है और मेवाड़ है। देखिए, अपन बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, पूरा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे। पूरा विस्तार से अगर पढ़े मेवाड़ को तो मेवाड़ की कम से कम जो है 10 से 15 क्लासेज हो। तो मेवाड़ को कभी पढ़ाने का मौका मिला तो मेवाड़ को अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपना जो टारगेट है सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कंटेंट को कवर करना है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो महत्वपूर्ण होती है, उनको बताया जाना उचित होता है। तो ये जो मेवाड़ है, इस मेवाड़ को अपन समझेंगे कि मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या है, मेदपाट, प्रागवाट, सीवी। मेवाड़ का प्रमुख राजवंश क्या है, तो गुहिल राजवंश है। इस गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन है, तो गुहिल राजवंश का संस्थापक खुद गुहिल है। इस गुहिल का अन्य नाम है गुहादित्य। तो गुहादित्य भी अपन को मिलता है और गुहिल भी मिलता है।
गुहिल राजवंश की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 566 ईस्वी में। स्थापना की किसने थी? गुहिल ने की थी। गुहिल राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वास्तविक संस्थापक का नाम आता है, तब नाम आता है आपके बप्पा रावल का, जिसने 734 ईस्वी में इस गुहिल राजवंश की वास्तविक रूप से स्थापना की थी। तो 734 से लेकर के और 753 तक का जो काल है, यह बप्पा रावल का काल है। मोहनोत नैणसी व कर्नल टोड ने गुहिल वंश की 24 शाखाएं बताई है। ये जो आपका मेवाड़ राजवंश है, सबसे ज़्यादा शासन करने वाला आपका वंश है, जो कि 566 ईस्वी से और आपका 1947 ईस्वी तक शासन करता है। यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला एकमात्र वंश है ये मेवाड़ राजवंश, जिसमें प्रमुख वंश जो है उसका नाम है गुहिल राजवंश। इस गुहिल राजवंश की स्थापना करते हैं खुद गुहिल या गुहादित्य 566 ईस्वी में। और इस गुहिल राजवंश की जो वास्तविक स्थापना करते हैं, जो वास्तविक संस्थापक हैं, वो है आपके बप्पा रावल। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन बढ़ते हैं आगे। मेवाड़ राजवंश 566 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक जो शासन करता है, यानी कि सर्वाधिक शासन करने वाला ये वंश है। इस मेवाड़ में प्रमुख जो वंश है उसका नाम है गुहिल राजवंश। और गुहिल राजवंश की स्थापना की जाती है गुहिल के द्वारा, जिसका नाम है गुहादित्य। गुहिल या फिर गुहादित्य, ये जो है इस गुहिल राजवंश का संस्थापक है। देखिए, गुहिल या गुहादित्य, इसके पिताजी का नाम था शिलादित्य और इनकी माताजी का नाम था पुष्पावती। जो शिलादित्य था ये वल्लभी प्रदेश का राजा था और वल्लभी प्रदेश पर आपके जो है तुर्क जो है वो आक्रमण कर देते हैं। तो शिलादित्य की मृत्यु हो जाती है और जो पुष्पावती है उनके संतान होती है जिसका नाम है गुहिल। ये अपने इधर जो है मेवाड़ में आए हुए थे, तो यहीं पे इसका जन्म होता है गुहिल का। और इस गुहिल ने ही फिर गुहिल राजवंश की स्थापना की थी। उसके बाद में बहुत सारे राजा होते हैं, बहुत सारे शासक होते हैं जो कि महत्वपूर्ण नहीं है। गुहिल के बाद में इसका खुद का जो बेटा है जिसका नाम है शील, जिसको शिलादित्य भी बोलते हैं, वो होता है। उसके बाद में अपराजित होता है। उसके बाद में आपका जो है नागादित्य होता है। देखिए, बप्पा रावल जो है, इस बप्पा रावल के पिताजी का नाम है नागादित्य। और ये नागादित्य जो है अपने नाम की तरह ही नागा था, बदमाश था। इसने भीलों को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। तो भील जो है इस नागादित्य की हत्या कर देते हैं। और ये जो बप्पा रावल है, बप्पा रावल, ये बप्पा रावल जंगल में आ जाता है। और इस बप्पा रावल को जंगल में एक ऋषि है जिनका नाम है हारित ऋषि। वो इस बप्पा रावल का पालन पोषण करते हैं, इस बप्पा रावल को पालते हैं। फिर ये जब बप्पा रावल बड़ा हो जाता है तो हारित ऋषि इसको कहते हैं कि तू एक राजा का बेटा है, अपने राज्य को वापस ले। तो बप्पा रावल जब बड़ा होता है उस समय मेवाड़ का जो राजा है वो होता है राजा मान मौर्य। तो राजा मान मौर्य को हरा करके और ये जो बप्पा रावल है यह वापस जो है इस गुहिल वंश की स्थापना करता है। तो गुहिल वंश का वास्तविक जो संस्थापक है वो है आपका बप्पा रावल। और गुहिल वंश का संस्थापक कौन है? गुहिल है, गुहादित्य है। बप्पा रावल के बाद में प्रमुख शासक होता है जिसका नाम है अल्लट। अल्लट जो है इसने हरिया देवी से, जो कि हूण वंश की एक राजकुमारी है हरिया देवी, उससे शादी की थी, उससे विवाह किया था। और सबसे पहले नौकरशाही की जो स्थापना है वह इस अल्लट के द्वारा ही की जाती है। अल्लट के बाद में और भी कई शासक होते हैं, राजा होते हैं जिनका वर्णन नहीं मिलता है। उसके बाद में एक प्रमुख शासक होते हैं जिनका नाम है रण सिंह या फिर कर्ण सिंह। ये रण सिंह और कर्ण सिंह एक ही है। इसके दो बेटे होते हैं, एक का नाम है छेम सिंह और एक का नाम है राहब। अब ये जो छेम सिंह है ये मेवाड़ में ही रहता है और मेवाड़ के वंश की स्थापना करता है, मेवाड़ का शासन संभालता है। ये जो छेम सिंह है इसके जो वंशज हैं वो कहलाएंगे आपके रावल। ये रावल शाखा का निर्माण करता है। और ये जो राहब है ये सिसोदिया शाखा का निर्माण करता है। तो सिसोदिया शाखा का जो संस्थापक है वो कौन है? राहब है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिसोदिया जो शाखा है, इस सिसोदिया शाखा के संस्थापक कौन है? राहब है। ये राहब अलग चले जाते हैं मेवाड़ से और फिर इनके जो वंशज हैं वो राणा कहलाते हैं। तो रण सिंह या फिर कर्ण सिंह, इनके दो बेटे हैं, एक का नाम है छेम सिंह, एक का नाम है राहब। छेम सिंह जो है
इनके जो वंशज हैं वो कहलाते हैं आपके रावल। तो छेम सिंह जो है, इनके दो बेटे हैं, एक का नाम है सामंत सिंह और एक का है कुमार सिंह। देखिए रावल जो शाखा है, इस रावल शाखा का पहला जो शासक है, प्रथम शासक, वो कौन है? रावल छेम सिंह है। इस छेम सिंह के दो बेटे हैं, सामंत सिंह और कुमार सिंह। फिर आगे जो है, जो सामंत सिंह है, इस सामंत सिंह से जो नाडोल के जो कृतिपाल हैं वो अब राज्य छीन लेते हैं, मेवाड़ को छीन लेते हैं। फिर कुमार सिंह वापस इनसे छीन लेते हैं। ये घटनाएं बहुत ज़्यादा हैं, घटित हुई हैं, इनके बारे में अपन डिटेल से नहीं समझेंगे। अपना जो सिलेबस में जो कंटेंट अपन को पढ़ना है उससे अपन जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए छेम सिंह के बाद में सामंत सिंह बनता है, सामंत सिंह के बाद में कुमार सिंह बनता है, उसके बाद में आता है आपका रावल जत्र सिंह। और रावल जत्र सिंह जो है ये आपका 1213 ईस्वी में शासक बनता है। और यही से अपन को पढ़ना है, जत्र सिंह को अपन को डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि इस समय ही जो दिल्ली सल्तनत काल है जिसका टाइम है आपका 1206 से लेकर के और 1526 ईस्वी तक का। तो 1213 में जब ये जत्र सिंह शासक बनता है, इसका संबंध रहा है दिल्ली सल्तनत के साथ, दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान है उसके साथ। तो जत्र सिंह को अपन को डिटेल से पढ़ना है। फिर जत्र सिंह का जो बेटा है जिसका नाम है तेज सिंह, ये शासक बनता है। तेज सिंह के बाद में इसका जो बेटा है समर सिंह, समर सिंह के बाद में जो है रतन सिंह, ये शासक बनता है। और रतन सिंह के समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना घटी है जिसको अपन सब लोग जानते हैं। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है और रतन सिंह जो है मारा जाता है। तो ये इस रावल शाखा का अंतिम शासक है कौन? रतन सिंह। पहला शासक कौन है? छेम सिंह है रावल शाखा का, और अंतिम शासक कौन है? आपका रतन सिंह है। रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। तो अपन को जत्र सिंह को डिटेल से पढ़ना है, तेज सिंह को पढ़ना है, समर सिंह को पढ़ना है और रतन सिंह को पढ़ना है। इसके बाद में ये जो रतन सिंह के खत्म होने के बाद में ये जो रावल शाखा है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। अब ये जो सिसोदिया शाखा जो है जिसकी स्थापना राहप ने की थी, तो राहप का ही एक वंशज है जिसका नाम है राणा हमीर, ये वापस आता है अपने मेवाड़ में। और राणा हमीर यहाँ पे आने के बाद में सिसोदिया साम्राज्य की स्थापना करता है। देखिए एक जो क्वेश्चन है बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि सिसोदिया जो शाखा है इसके संस्थापक तो है राहप और सिसोदिया साम्राज्य इसके संस्थापक है राणा हमीर। शाखा की स्थापना पहले ही हो जाती है जिसकी स्थापना की जाती है राहप के द्वारा। फिर इस राहप का ही वंशज है एक राणा हमीर, ये वापस आता है मेवाड़ में जब अलाउद्दीन खिलजी है रतन सिंह को ख़त्म कर देता है। और मेवाड़ पे, चित्तौड़ पे जो है पूरा का पूरा अधिकार जो है अलाउद्दीन खिलजी का हो जाता है। उसके बाद में ये राणा हमीर आता है। जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में राणा हमीर आता है वापस अपने मेवाड़ में, क्योंकि ये जो राणा हमीर है इसी गुहिल वंश से निकला हुआ है, इसी गुहिल वंश का वंशज है। फिर राणा हमीर के बाद में इसका बेटा होता है राणा खेता। देखिए ये जो सिसोदिया शाखा जो है इसके जितने भी वंशज हैं वो अपने नाम के आगे लगाएंगे राणा। तो राणा हमीर के बाद में राणा खेता, राणा लाखा, फिर राणा मोकुल, फिर राणा कुंभा। अब कुंभा के दो बेटे हैं राणा उदा और राणा रायमल। ये जो उदा है इस उदा ने अपने पिताजी यानी कि राणा कुंभा की हत्या कर दी थी, इसलिए इसको बोलते हैं मेवाड़ का पितृहंता। फिर है आपका राणा रायमल, इसके तीन पुत्र होते हैं पृथ्वीराज, जयमल और सांगा। अब ये जो सांगा है, सांगा के बाद में और भी शासक बनते हैं। सबसे अंतिम जो शासक है वो है आपका राणा भोपाल सिंह। तो अपन को पढ़ना क्या क्या है? अपन को पढ़ना है जत्र सिंह को, क्योंकि जत्र सिंह के समय ही दिल्ली सल्तनत काल जो है वो प्रारंभ हो जाता है। 1213 ईस्वी में जत्र सिंह यहाँ पे शासन संभालता है। अपन को पढ़ना है तेज सिंह को, अपन को पढ़ना है समर सिंह को, अपन को पढ़ना है रतन सिंह को, और अपन को पढ़ना है राणा हमीर को। राणा हमीर के बाद में ये जो खेता है, लाखा है, मोकल है, कुंभा है, इनके समय में दिल्ली सल्तनत के साथ में ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं घटी है, तो इनको अपन नहीं पढ़ेंगे। फिर अपन लास्ट में पढ़ेंगे राणा सांगा को। तो ये जो पांच जो हैं, एक तो है आपके जत्र सिंह, 2 नंबर पे हैं तेज सिंह, 3 नंबर पे हैं समर सिंह, 4 नंबर पे हैं रतन सिंह, और 5वां है आपका राणा हमीर, और 6ठा है आपका राणा सांगा। ये जो 6 शासक है ये अपन पढ़ेंगे मेवाड़ का दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध में। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं जत्र सिंह से।
तो देखिए जैत्र सिंह को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। जैत्र सिंह जो है 1213 ईस्वी में ये शासक बनता है और 1253 ईस्वी तक ये शासक रहता है यहाँ पे जैत्र सिंह। देखिए अपन जो समय कैसे ध्यान में रखेंगे, जैत्र तो त्रय से आ रहा है आपका 13, तो 13 और 13 ही, और फिर इसके बाद में अपन बढ़ेंगे 53, तो जैत्र 13 53, 13 से लेकर के 53 तक का जो काल है जैत्र सिंह का काल है। अब इसके समय में महत्वपूर्ण है अपना जो टॉपिक है, अपना जो सिलेबस है, यहाँ से प्रारंभ होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि 1227 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश का नागदा पर आक्रमण होता है और इसे अपन बोलते हैं भूताला का युद्ध। तो भूताला का युद्ध कब होता है? 1227 ईस्वी में होता है। किन किन के मध्य होता है? तो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के मध्य होता है। जय सिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मद मर्दन के अनुसार यह आक्रमण असफल रहा, लेकिन नागदा जो है वह पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो जैत्र सिंह ने जो राजधानी थी नागदा, इस नागदा को चेंज कर दिया और राजधानी बना ली अपनी, क्या बना ली? चित्तौड़ को अपनी राजधानी बना ली। ये है आपका सबसे पहली घटना, ऐतिहासिक घटना, महत्वपूर्ण घटना। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रमुख घटना है वो है 1227 ईस्वी की जैत्र सिंह के समय की भूताला का युद्ध। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के मध्य होता है। इल्तुतमिश आक्रमण करता है, फिर इस आक्रमण में यह असफल रहता है, यह वापस खदेड़ दिया जाता है जैत्र सिंह के द्वारा। फिर है 1231 ईस्वी में जैत्र सिंह और इल्तुतमिश का नागौर में युद्ध होता है। ये कर्नल टोड जो है ये बताते हैं। फिर 1248 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद का मेवाड़ पर आक्रमण रहता है, यह भी असफल रहता है। जैत्र सिंह के सेनापति थे जिनका नाम था बादल और मदन। तो देखिए जैत्र सिंह के समय में अपने दो महत्वपूर्ण घटनाएं पड़ी है। एक तो है 1227 ईस्वी की भूताला का युद्ध, एक है 1248 ईस्वी की जो कि नासिरुद्दीन का आक्रमण होता है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है दोनों की दोनों। अब अपन बढ़ते हैं आगे। देखिए मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल है, ये डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है। जैत्र सिंह का जो काल है, किसका काल? जैत्र सिंह का काल। जैत्र सिंह का काल कब तक का है? तो त्रय से आपको ध्यान में रखना है, 13 से लेकर के और 53 तक का है। ये जो जैत्र सिंह का जो काल है यह मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल है। कहा किसने है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है। दिल्ली के गुलाम सुल्तानों के समय मेवाड़ का सबसे प्रतापी शासक जैत्र सिंह था। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने ये बात कही है। ये दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए गुहिल वंश की प्रमुख राजधानियां कौन कौन सी है? तो सबसे पहले राजधानी है इनकी नागदा राजधानी। ये जो बप्पा रावल है ये इसको नागदा राजधानी बनाते हैं। उसके बाद में जो अल्लट है वो राजधानी बनाते हैं आहड़ को। जैत्र सिंह जो है वो राजधानी बनाते हैं चित्तौड़ को, क्योंकि जैत्र सिंह के समय इल्तुतमिश का आक्रमण होता है, भूताला का युद्ध होता है 1227 ईस्वी में। उस समय जो नागदा राजधानी जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती है, इसलिए जो जैत्र सिंह है नागदा से अपनी राजधानी चेंज कर लेते हैं चित्तौड़ को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब अपन बढ़ेंगे जैत्र सिंह के बाद में तेज सिंह की ओर। तो देखिए तेज सिंह जो है 1253 से लेकर के और 73 तक का काल जो है तेज सिंह का है। देखिए जैत्र सिंह का जो काल है वो कितना है? जैत्र सिंह का काल तो त्रय से आपको ध्यान में रखना है, 13 से लेकर के और 53 तक का। अब अपन पढ़ रहे हैं तेज सिंह का काल। तो तेज सिंह का जो काल है वो आपका है 53 से लेकर के और 73 तक का। तो ये दोनों के दोनों जो काल हैं आपको ध्यान में रह जाएंगे इससे। तेज सिंह जो है इनकी उपाधि महत्वपूर्ण है, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर और उमापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप, ये इसकी उपाधि है। तेज सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का मेवाड़ पर आक्रमण होता है और यह आक्रमण भी असफल रहता है। तेज सिंह के समय मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी, ये लिखा जाता है ताड़ के पत्र पर, आहड़ में ये लिखा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो क्या निकल के आ रहा है? वो निकल के आ रहा है कि दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का मेवाड़ पर आक्रमण किसके साथ है? तेज सिंह के साथ। तो तेज है, तेज गया बल, तेज गया और बल, यानी कि तेज सिंह के समय गयासुद्दीन जो है बलबन वो आक्रमण करता है।
तेज गया बल, ये आपको ध्यान में रखना है। तेज सिंह यहाँ पे कंप्लीट होता है। तेज सिंह के बाद में अपन पढ़ेंगे समर सिंह को। समर सिंह का जो काल है वो है आपका 1273 ईस्वी से और 1302 ईस्वी तक। तुर्कों को गुजरात से खदेड़ कर गुजरात को स्वतंत्र कराया। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जिसका नाम है उलुग खां से धन वसूली की, अर्थात दंड लिया। दंड का मतलब क्या होता है? मार्ग शुल्क। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी नीति का शासक था। ये अपने साम्राज्य को चारों ओर विस्तार करना चाहता था। तो इसी नीति के तहत ये जो गुजरात पर आक्रमण करता था बार बार, तो गुजरात के बीच में जो है आपका ये मेवाड़ पड़ता है। तो एक बार क्या हुआ था, ये जो अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति हैं उलुग खां, ये अपनी सेना को लेकर के जब जा रहे थे गुजरात की तरफ, तो बीच में मेवाड़ में इस समर सिंह ने इनको रोक लिया और बोला ऐसे नहीं जाने दूंगा, आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा, दंड देना पड़ेगा। इसी को अपन बोलते हैं मार्ग शुल्क। तो इस वजह से भी बाद में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो आक्रमण करता है। चिरवे के अभिलेख में समर सिंह को सिंह के समान कहा गया है। बिल्कुल सिंह के समान है। इस उलुग खां के आगे खड़ा हो जाता है। इसको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना है ये, फिर भी एकदम शेर के समान इसके आगे खड़ा होकर के बोलता है कि जब तक टैक्स नहीं देगा तब तक तेरे को आगे नहीं जाने दूंगा। तो ये टैक्स देता है और फिर इसको ही आगे जाने दिया जाता है। तो ये सिंह के समान है कौन? समर सिंह। अब इस समर सिंह के दो पुत्र हैं, एक का नाम है रावल रतन सिंह और एक का नाम है कुंभकर्ण। ये जो कुंभकर्ण है ये नेपाल चला जाता है और वहाँ पे शाही वंश की स्थापना करता है। और ये जो रावल रतन सिंह है ये मेवाड़ में ही रहता है, मेवाड़ का शासन संभालता है। तो अब अपन पढ़ेंगे रतन सिंह को। देखिए रतन सिंह 1302 ईस्वी से लेकर के और 1303 ईस्वी तक रावल शाखा के अंतिम शासक है। ये 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है और इस आक्रमण का कारण क्या है? अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति। ये अपन को पता है। समर सिंह के समय भी अलाउद्दीन खिलजी जो था वो साम्राज्यवादी नीति के तहत ही चारों ओर जो था युद्ध कर रहा था। तो ये नीति भी एक प्रमुख कारण है इस आक्रमण की। दूसरा जो कारण है वो है रानी पद्मिनी को पाने की लालसा। पद्मिनी की कहानी का जो उल्लेख है मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है एक पद्मावत जो कि 1540 ईस्वी में लिखी गई है। उसमें इस कहानी का उल्लेख किया गया है कि रानी पद्मिनी की वजह से ये जो अलाउद्दीन खिलजी है यह आक्रमण करता है। लेकिन सोचने लायक बात यह है कि ये जो रचना है ये 1540 ईस्वी में रची जाती है, लिखी जाती है, जबकि ये जो युद्ध है 1303 ईस्वी में हुआ था। तो कुछ इतिहासकार इसको सही मानते हैं और कुछ इतिहासकार इसको सही नहीं मानते। अपन को ध्यान में क्या रखना है? अपन को ध्यान में रखना है कि 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था मेवाड़ में। उस समय शासक था रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी है जिसका नाम है अमीर खुसरो। इसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में इस युद्ध का वर्णन किया था। जब 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने आता है, काफ़ी महीनों तक वो है बाहर बैठा रहता है किले के। चित्तौड़ का जो किला है उसके बाहर बैठा रहता है, क्योंकि चित्तौड़ का किला जो है बहुत बड़ा किला है। तो ये बाहर बैठा रहता है अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को लेकर के, और इस अलाउद्दीन खिलजी के साथ में ही इसका जो दरबारी है अमीर खुसरो वो भी साथ में आता है इसके। और ये अमीर खुसरो इस युद्ध का वर्णन करता है अपनी जो ग्रंथ है खजाइन उल फुतूह में। 1303 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के मध्य संघर्ष होता है, युद्ध होता है, जिसमें रतन सिंह के द्वारा केसरिया किया जाता है और महिलाओं के द्वारा जोहर किया जाता है। अब ये केसरिया क्या होता है और जोहर क्या होता है इसको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए केसरिया जो है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुष जो है जब भी कोई दुश्मन आक्रमण करता है तो पुरुष जब युद्ध में जाते हैं, युद्ध भूमि में जाते हैं, तो अपने सर पर केसरिया रंग का साफा पहन करके जाते हैं। और केसरिया रंग के साफे का पहनने का मतलब जो है एकमात्र यही होता है कि या तो दुश्मन को मार के आएंगे या फिर मर जाएंगे, यानी कि वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। तो केसरिया पहन लिया इसका मतलब एक ही होता है कि या तो युद्ध में दुश्मन को मार देना या फिर खुद मर जाना। ये होता है केसरिया और ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और जोहर, जोहर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब युद्ध में शत्रु सेना जीत जाती है तो शत्रु सेना के
दुर्ग में प्रवेश करने से पहले ही जो दुर्ग की महिलाएं हैं वो अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देती है, अपने आप को जला लेती है ताकि दुश्मनों के हाथ ना आए। इसी को अपन बोलते हैं जौहर। तो जौहर महिलाओं के द्वारा किया जाता है और केसर जो है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो केसरिया क्या था? रतन सिंह गोरा व बादल के नेतृत्व में। गोरा व बादल कौन थे? तो रतन सिंह के सेनापति थे गोरा व बादल। अब ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, रतन सिंह भी, गोरा और बादल तीनों के तीनों, और इनकी जो सेनाएं हैं वो। उसके बाद में जौहर किया जाता है रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। तो 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ का पहला साका होता है। साका में ही शामिल है आपकी ये केसरिया और जौहर। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को जीतने के बाद में इसका शासन अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप देते हैं और चित्तौड़ दुर्ग का जो नाम है वो खिजराबाद कर देते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1303 से लेकर के और 1313 ईस्वी तक ये जो खिज्र खान है ये इस चित्तौड़ को संभालते हैं, चित्तौड़ का शासन अपने हाथों में लेते हैं। उसके बाद में 1313 ईस्वी में चित्तौड़ की जो बागडोर है जालोर के शासक काहनड़ देव के भाई मूछाला मालदेव सोनगरा चौहान जिसको अपन बोलते हैं उसको सौंप दी जाती है। अब जो है ये मूछाला मालदेव जो है 1313 से लेकर के और 1326 ईस्वी तक जो है शासन करता है मेवाड़ पे। उसके बाद में आपके जो राणा हमीर जो है, राणा हमीर ये वापस आता है, सिसोदिया साम्राज्य की स्थापना करता है मेवाड़ में। और राणा हमीर 1326 ईस्वी में आता है मेवाड़ में और इस मूछाला मालदेव को यहाँ से हटाता है और खुद जो है साम्राज्य स्थापना करता है। तो ये जो राणा हमीर और राणा हमीर के बाद में एक जो शासक है जिसका नाम है राणा सांगा, ये जो है अपन डिटेल से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपन को सिर्फ और सिर्फ रतन सिंह तक का ही ध्यान में रखना है, रतन सिंह तक का ही याद रखना है। रतन सिंह के बाद में ये राणा हमीर है, इसको पढ़ना है। राणा हमीर के बाद में राणा सांगा है, इसको पढ़ना है। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।